हेलो गाइज, मैं एसके श्रीवास्तव पुनः आप सभी को सीक्यू में स्वागत है। आप लोगों ने इससे पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वाले चैप्टर में आप लोग जो है 4.2 में प्रॉब्लम पढ़े थे गणित के विषय में। गणित के विषय में आप लोगों को बताया था, और आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो 4.3 का जो प्रॉब्लम होगा लैंग्वेज वाले, वह प्रॉब्लम बताएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड बातों को आज हम लोग बताएंगे। और आज का चैप्टर 2 पार्टों में बनेगा। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा, और सभी बच्चे को जो भी लेक्चर देख रहे हैं हमारा, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा। आप लोग गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है, गणित आप लोग जो पढ़ते हैं तो गणित का मतलब ये नहीं होता है अभी का जो दौर देख रहे हैं बच्चे, A to Z टीचर पर डिपेंड हो गया। A to Z टीचर पर आप लोग डिपेंड मत हो। अगर टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं तो टीचर आपका ही टोटल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो आप इसका मतलब उसको नोट कर लेते हैं, उतार लीजिएगा ताकि आप सीख जाइएगा। नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए आप थ्योरी पर ज़्यादा जोर दें, यानी सिद्धांतिक जो भी अवधारणा है वह थ्योरी को ज़्यादा कॉन्सेप्ट ले, और आप जो टीचर बताते हैं उसके आधार पर आप बनाने का प्रयास कीजिए। पहले आप एग्जाम्पल बनाइए, थ्योरी पर कॉन्सेप्ट लेकर के पहले एग्जाम्पल बनाइए, फिर चैप्टर बनाइए। इसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिस बुक होता है। प्रैक्टिस बुक कहने का तात्पर्य हो गया भारतीय वन का हो गया, या आपको अदर प्रकाशन का भी बुक आता है, जैसे स्टूडेंट का हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो गया। उसके बाद आपको जो है ज्ञान गंगा प्रकाशन पब्लिकेशन का हो गया, लूसेंट का हो गया, बहुत सारे प्रकाशन का बुक आता है। प्रैक्टिस सेट आता, प्रैक्टिस बुक आता है। प्रैक्टिस बुक का मतलब होता है, मेरे कहने का तात्पर्य प्रैक्टिस बुक का मतलब है जो प्रकाशन का जो बुक होता है उसमें ढेर सारा प्रॉब्लम रहता है, आप उससे वहाँ से आप बना सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक जो सिलेबस बुक होता है, और इस बुक का ही आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। और कोशिश ये रखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी पर ज़्यादा जोर दीजिए, और जहाँ थ्योरी पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, थ्योरी पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट दीजिए, थ्योरी सिद्धांत थ्योरी अगर समझ जाते हैं तो आप लोगों को ये होगा, थ्योरिकल अगर कॉन्सेप्ट अच्छा अगर आपको जाता है तो आपको फ़ायदा ये होगा कि किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़िएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और एक बात और मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो भी आप लोग जैसे जो संस्थान के अंदर यहाँ पे आके जो बच्चे जो नज़दीक हैं, जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट, सहरसा जोन के अंदर, कोसी जोन के अंतर्गत आते हैं, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो बच्चे, वो तो ठीक ही हैं। और जो भी बच्चे आप मान चलिए इस जोन में नहीं आते हैं, और जो बहुत सारे बिहार से बाहर हो या बिहार के अंदर आते हो या बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट के हो, तो वो सभी बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, जो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अनुभवी टीचर के पास पढ़े, और कॉन्सेप्ट थ्योरिकल टीचर जो बताते हैं वहाँ कॉन्सेप्ट लेने का सर से प्रयास करें। और सर लोग भी आप लोगों को काफ़ी मदद करते होंगे, और कोशिश ये करें थ्योरिकल कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर दे, सर पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, खुद से मेहनत करें। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है वहाँ सर से आप लोग पूछे। चलिए आज हम लोग विषय वस्तु की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और अभी एक बात और है, जो आप लोगों को एक बात भी, अगर जो बच्चे हमारे ही क्लास को देख रहे हैं तो उनसे ये बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोग जो अगर क्लास आपको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास को शेयर करें और बताएं, और कोशिश ये करें जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आप डालेंगे ऑटोमेटिक आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि जितने भी सब्सक्राइबर होंगे सबको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यह मेरा कहने का था उद्देश्य ये भी नहीं है जो सब्सक्राइबर मुझे बढ़ाना है, चैनल को प्रमोट करना, मेरा ऐसा कोई थॉट नहीं है। मैं खास करके आप लोगों को अभी का जो माहौल, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस माहौल में मैं सोचा जो क्यों ना बच्चे को हमसे फ़ायदा हो। अभी बैठाड़ी का समय चल रहा है, इससे अच्छा है जो बच्चों को फ़ायदा मिले, हमसे जितना फ़ायदा हो उतना बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इसलिए आप लोगों को अभी जो पढ़ने की स्थिति जानवे कर रहे हैं, टोटल विधि व्यवस्था भी चौपट है, इस स्थिति के कारण हम लोग आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सोचा मैंने आप लोगों को क्यों नहीं क्लास दिया जाए, मेरे पास जो ज्ञान है आप लोगों तक पहुंचाया जाए। चलिए विषय वस्तु की ओर चलते हैं, आगे अगले क्लास में बातचीत होती रहेगी। चलिए हम लोग जो है अब प्रॉब्लम को देखते हैं। जो है अब देखिए प्रॉब्लम आप लोग जो है खास करके हम लोग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो प्रश्नावली 4.3, ये जो एनसीईआरटी का आप जो बुक देख रहे हैं, यानी कि 4.3 में आप लोग जो है एक नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो
इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आपने द्विघात समीकरण मूल के अस्तित्व के विषय में मैंने जानकारी दिया और पूर्ण वर्ग विधि के विषय में भी जानकारी दिया। आप लोग पिछले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के मूलों के प्रकृति और द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति का एक अलग वीडियो बना है और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने की अलग विधि का एक वीडियो बना हुआ है, जिसमें बुक का ही एग्जाम्पल लिया गया है। आप वहां से जाके कॉन्सेप्ट लेकर समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको शुरू से लेकर लगातार अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसी ये भी आप ध्यान रखिए, आपको मैंने शुरू में बताया आपको गणित सीखना है, आप मेहनत करना सीखिए। अगर आप आश्रित हो जाइएगा हम पे तो आप ज्ञान नहीं ले पाइएगा। खुद से मेहनत कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ आप जो है पूछने का प्रयास कीजिए और कमेंट के माध्यम से हम भी आप पूछ सकते हैं, मैं ताकि आपको उसकी कॉन्सेप्ट आपको जानकारी दे दूंगा। अब चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है उपर्युक्त प्रश्न 1 में, यानी कि ऊपर में जो प्रश्न दिया गया है चारों प्रश्न, उपर्युक्त प्रश्न के दिए गए समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए, मतलब द्विघात सूत्र का उपयोग करके ऊपर का जो 1 नंबर का जो चारों हिसाब है द्विघात सूत्र का नहीं, एक्स बराबर फार्मूला का उपयोग करके एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a के फार्मूला पर इसको यानी सीधी धाराचार्य सूत्र के पर प्रयोग करके इस चारों प्रॉब्लम को 1 नंबर का बनाना है। अब देखिए मैं 3 नंबर से ले रहा हूँ, इसलिए 3 नंबर से ले रहा हूँ, लगता है जो थोड़ा 3 नंबर से आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं इसका भी समीकरण दोनों का बता रहा हूँ, आप उसको या तो पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघात समीकरण सूत्र विधि से, जिससे आपको बन पाता है उस तरीका से आप बना लीजिए। या अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंड विधि तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं यहाँ से, नहीं भिन्न का घटाव आप सभी पढ़े हैं, नहीं कुछ है तो बटे में 1 दे देंगे। चलिए यहाँ भिन्न का घटाव कर रहे हैं, एलसीएम दोनों का लेंगे तो x हो जाएगा, x 1 भागा देंगे क्या होगा, भागफल 1 से ऊपर गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। चलिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 3 भागा के रूप में धर जाएगा क्या हो जाएगा गुना के रूप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर है तो माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग जो इसको अपने तरीका से आप लोग इसको बना सकते हैं, या द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग कीजिए या पूर्ण वर्ग विधि का, आपको जिससे आपको बन पाता उस विधि से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आपको ये भी बता रहे हैं। अब देखिए इस टाइप का जो प्रॉब्लम दिया रहेगा तो आप सबसे पहले ये देखिए x इक्वल टू नॉट -4 और 7 का ताल लेंगे, x का मान -4 और -4 और 7 नहीं आना चाहिए, उसके बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इस टाइप का जो प्रॉब्लम दिया रहेगा तो सबसे पहले इसको कोष्ट में आप बंद कर लीजिए, कोष्ट में बंद कर लिए। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, नीचे में देखिए x + 4 और x - 7। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम होगा तो अगर इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, भागफल ये होगा। वैसे भी देखिए ध्यान से, यदि हर अगर अलग अलग हो तो क्या करते हैं एलसीएम में दोनों गुना कर देते हैं, अब गुना करके लिख देते हैं, जो होता है फिर नीचे वाले हर से भागा देते हैं, ये करते हैं। लेकिन इसको हमको करना है क्या, इससे कोना कोनी गुना कर देना, इसके हर से यहाँ गुना कर देना है और इसके हर से यहाँ गुना कर देना है। चलिए वही काम हम लोग करते हैं, x - 7 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर x + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/30। अब फिर देखिए यहाँ पर x - 7 और फिर यहाँ गुना कर देते हैं -x और प्लस माइनस -4। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन करते हैं, x स्क्वायर -3x और 7 चौके 28 इक्वल टू 11/30। अब देखिए ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट गया, 7 × 4 11/x स्क्वायर -3x -28, इसको कोष्ट में बंद कर लेते हैं और 11/30। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस कोना से इसको गुना करेंगे, इससे इधर गुना करेंगे, क्योंकि ये भागा के रूप में इस साइड है तो इधर आएगा तो गुना के रूप में, ये भागा के रूप में है तो उधर जाएगा तो गुना के रूप में। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आराम से इसको हम लोग, ये 30 है गुना के रूप में लाए और इसको, या नहीं तो आप इससे काट भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब काटने का हम इसको आगे हम बता देते हैं,
ये काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1/x² - 3x 28 हो जाएगा। आप इसको 1/30 भी लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके आप क्या लिख सकते हैं, इसको जो x² - 3x, ये माइनस जो उधर जाएगा तो ये 28 और बराबर क्या हो जाएगा -30, यानी कि बराबर -30 हो जाएगा। बराबर किस तरह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +30। अब +30 हो गया तो आप इसको एक्सप्लेन करके यहाँ लिख भी सकते हैं। एक लाइन में और लिखता हूं मैं यहाँ पर, देखिए x² - 3x +2 = क्या हो जाएगा 0, यानी कि x² - 3x +2 = 0 आपका ये हो गया इक्वेशन 1। यानी कि ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ हमने कैसे काटा, ये यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो कट किया यहाँ पर, यानी कि कहने का तात्पर्य मैंने यहाँ पर जो ये एक्सप्लेन काटे हैं यहाँ पर जो यहाँ का देखिए एक्सप्लेन, यहाँ जो एक्सप्लेन किए हैं यहाँ देखिए, यदि यहाँ -11 जो है और यहाँ क्या है 11/30 है, यहाँ ये टोटल हो गया x² - 3x - 28। चलिए पोस्ट में ये इधर आएंगे तो गुना के रूप में हो जाएगा, तो -11 × 30 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 11 गुना x² - 3x - 28 हो जाएगा। अब ये गुना के रूप में तो बराबर किससे जाएगा, क्या हो जाएगा -11/30, और ये जो क्या आ जाएगा ये भागा हो जाएगा, अब बराबर x² - 3x - 28। अब देखिए 11 कट गया तो क्या हो जाएगा -30, यही x² - 3x - 28 हो जाता है। तो फिर अगर इसी को हम अगर लिखते हैं तो क्या होगा x² - 3x - 28, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा +30 बराबर 0 हो जाएगा। तो x² - 3x - 28। अब देखिए 28 में से 30 में से 28 गया क्या होगा +2 = क्या हो जाएगा 0। आप अब इसको द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए अभी आप लोग समझ गए होंगे, इसको। अब आप लोग देखते हैं एक, अब यहाँ का अगला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अगला प्रॉब्लम क्या है, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए एज से रिलेटेड, अगर एज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम लोग ने पहले ही बताया था, वर्तमान को पहले जो भी कभी भी उम्र से रिलेटेड प्रॉब्लम दे तो पहले वर्तमान उम्र को मानना है x। वैसे भी देखिए वर्तमान उम्र जो अज्ञात राशि उसको हम x मान लेंगे। वैसे भी देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है वर्तमान कहता है ज्ञात करने के लिए, अज्ञात राशि है, इसको हम x मान लेते हैं। तो माना कि हल में हम लोग बना रहे हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान क्या आयु, वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष क्या होगा, पूर्व की जब चर्चा रहेगा तो पहले का मतलब वर्तमान अभी मान लीजिए 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना था, तो जो वर्तमान में से उसको क्या करना है घटा देना है। तो अभी वर्तमान x है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, जैसे हमने बताया अभी वर्तमान मतलब 20 है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा 17, यानी कि 20 में से 3 घटा दिए तो 17। ठीक उसी प्रकार तो प्रश्न से क्या होगा, तो चलिए प्रश्न से इसको मान लेंगे, प्रश्न से क्या हो रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे 3 वर्ष घटा देना है। ठीक, चलिए कहता है का व्युत्क्रम और 5 वर्ष के पश्चात के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। चलिए 3 वर्ष के पूर्व यह हो गया। चलिए उसके बाद कहता है व्युत्क्रम, यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो अभी क्या है बट्टे में नहीं कुछ बट्टा 1 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/x-3 यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, आपको लग रहा है जो आप लोग नहीं समझ रहे, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ कहता है वर्तमान आयु कितना है x है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा तो x-3 हो जाएगा। 3 वर्ष व्युत्क्रम का बोलता उल्टा नहीं कुछ बटा 1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा इसका क्या होगा व्युत्क्रम क्या होगा 1/x-3, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हम लिख दिए, प्रश्न के डायरेक्ट में प्रश्न पे बना रहा हूँ। गणित जो है कोशिश ये रखी है हम जितना संक्षेप में, जितना जो है भाषा शॉर्ट करके बीजीय रूप से व्यक्त कर पाए वही बेहतर होता है। ये नहीं जितना भाषा आप लिखिएगा, भाषा लिखना उतना नहीं होता है, टाइम इन्वेस्ट करना उचित नहीं होता है।
बहुत सारे देखते हैं बच्चे और बहुत सारे सर लोग भी मतलब कहते हैं ज़्यादा भाषा लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं होता है। आप समय कितने समय में सॉल्व कर पा रहे, कितनी आपका टेक्निक है वो देखा जाता है। टेक्निक आप प्रयोग कीजिए। यहाँ ये हिस्सा अगर ये प्रॉब्लम लॉन्ग में पूछा जाता है तो टेक्निक का प्रयोग करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये व्यक्तिक्रम तो आप समझ गए। यहाँ पर व्यक्तिक्रम का मतलब हो गया उल्टा आने कुछ बटे था, तो इसका ये हो गया। अब कहता है ये स्टेप तो खत्म हो गया आपका एक स्टेप। दूसरा कहता है 5 वर्ष, मतलब रहमान का है 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, यानी कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा, x + 5। 5 वर्ष अब से वर्तमान अगर x है तो 5 वर्ष क्या होगा, x + 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग, योग शब्द का मतलब होता है प्लस। चलिए 5 वर्ष x + 5 था तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा यहाँ पर, x + 5। ठीक, अब बराबर 1/3। तो आप इस तरीका से बना सकते हैं इसको, देख लीजिए इसको, इस रूप पे आप इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ऐसे करके, x - 3 और x + 5 भिन्न का घटाओ। आप इसको आप x + 5 और प्लस x - 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेट आप खुद जानते हैं, x + 5 प्लस x - 3, यहाँ कर दीजिए x² प्लस 2x - 15 = 1/3। आप इसका कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, आप खुद इसके मामले में एक्सपर्ट हैं। चलिए उसको वैसे भी हम यहाँ पर थोड़ा लेकर आप समझा देते हैं आपको। देख लीजिए x और x कितना होता है, 2x, 5 में 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, नीचे में x² प्लस 2x - 15 = 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, गुना कर लेते हो कोना कोनी, 3 2x + 2, यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 2x - 15, गुना करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 6 = x² प्लस 2x - 15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, जो x² प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा -4x 15 6 21 = 0। देखिए ये इस रूप में अंतिम समीकरण आएगा। ये हमारा समीकरण रहा, x² - 4x और -21, ये हमारा समीकरण रहा। आप इससे आगे इसको आप बना सकते हैं। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ गए, आगे हम लोग अब प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए देखिए, देखिए इस प्रॉब्लम को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें तो यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बता रहा हूँ, एक तरीका से और मैं बता देता हूँ। सबका कैलकुलेशन इसी प्रकार करेंगे, मैं यहाँ तक भी बताऊँगा आपको इस रूप में व्याख्या करने के लिए। देखिए ध्यान से आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिख दिया, रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु क्या होगा 3 वर्ष पूर्व। तो अभी का x है, तो अभी वर्तमान में x है, तो 3 वर्ष क्या होगा x - 3। चलिए, और ये 3 वर्ष 5 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद होता है, रहमान की आयु कितना हो जाता है, तो x + 5 हो जाएगा। चलिए x + 5 हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, तो प्रश्नानुसार कहता है कि व्युत्क्रम का योग, नहीं यहाँ व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व के व्युत्क्रम क्या होता है, नहीं कुछ बटे यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ बटे 1 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3, 1/x - 3 जोड़ 1/x + 5, इसका व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3। तो 1/3 आप इसको कैलकुलेट करके आप इसको द्विघात समीकरण में व्यक्त करके पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघात समीकरण सूत्र से भी आप इसको बना सकते हैं। आगे आप इसका मान निकाल सकते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी बताए थे, उम्र नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव मान आपको लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम। चलिए आप लोग के पास भी बुक होगा, 5 नंबर का प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है,
शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। यानी कि दो विषय में अंकों का योग कितना है, 30 है। तो इससे हम संख्या से योग से संबंधित बताए थे, आपको याद होगा, मार्कर का उदाहरण लिए थे। एगो को मैंने x लिया था और दूसरे को क्या किया था, जब दो का योग हो रहा था तो उसमें से हम घटा दिए थे, योग में से घटा दिए थे। ठीक उसी प्रकार इस प्रॉब्लम को लेना है। पहला स्टेप आपको पढ़िए ध्यान से देखिए। अगर हम एक को गणित के विषय को अगर x मान लेते हैं, अगर गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग दिया है 30, अगर एगो का x मान लेते तो दूसरा क्या हो, 30 माइनस x हो जाएगा। वही बात यहाँ मानते हैं हम लोग, माना कि गणित में प्राप्तांक कितना है, गणित का प्राप्तांक कितना हो गया, x है। गणित का प्राप्तांक बराबर x, तथा अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाता है, 30 माइनस x। ये गणित का प्राप्तांक हो गया x और अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना हो जाता है, 30 माइनस x। अब एक चीज देखिए ध्यान से, अंग्रेजी का प्राप्तांक जो होता है वह 30 माइनस x होता है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, याद रखिए दूसरा स्टेप कहता है, अधिक शब्द का मतलब होता है प्लस। यदि ये गणित का प्राप्तांक कितना है, x है, x में 2 अंक यदि अधिक मिलता है तो x में 2 अंक जोड़ दीजिए। पहला ये गणित वाला बात क्लियर हो गया, यानी कि ये जो गणित वाला बात है, यानी कि m वाला बात, m मतलब मैथमेटिक्स, ये m वाला बात क्या हो गया। अब दूसरा कहता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, बगल में लिख दीजिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं देना है, 3 अंक। तो अंग्रेजी कितना है, ये है 30 माइनस x, उसमें से 3 घटा दीजिए। कहता है तो उनके अंकों का गुणनफल का मतलब गुना का चिन्ह दीजिए, कितना हो जाता है 210, तो 210 लिख दीजिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, क्या होगा 27 माइनस x। अब यहाँ से आप गुना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से आपको समीकरण हो जाएगा, बन जाएगा, आशा है आप लोग बना सकते हैं इसको। अब यहाँ से ज्यादा कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए, क्योंकि इससे पीछे भी आप लोगों को बता चुके हैं, 4.1 में भी और 4.2 में भी बताए। अब यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन खुद आप कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन करके मैं आपको बता दूं, डिपेंड आप टोटल मुझ पे मत हो जाइए, खुद भी आप प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेशन तो व्यर्थ है आपको 10th स्तर में पढ़ा, तब तो आपको पहले कैलकुलेशन सीखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक आयताकार खेत का विकर्ण जिसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। पहला स्टेप आपको ध्यान से देख लीजिए, हमने आपको पहले बताया था, जो यदि यह किससे रिलेटेड है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। यानी 4.1 में आप लोगों को बताए थे, 2 नंबर के बाद जो एग्जाम्पल हुआ था उसमें हम बताए थे आपको 4.1 की एक्सरसाइज में आयताकार भूखंड से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे, फिगर बना लिया। यह एक आयत है, ए बी और सी, भुजा का नाम दे दिया, ठीक है। चलिए खेत का विकर्ण जानते हैं, विकर्ण बीच में होता है, विकर्ण ये कोना कोनी विकर्ण हो गया। अब देखिए सबसे छोटी भुजा कौन है इसमें, हमने आपको बताए थे छोटी भुजा को इसमें x मानना है, इससे पहले भी आप लोगों को चर्चा किए थे। तो इस दोनों में छोटी कौन है, ये तो बड़ी भुजा है, ये लंबाई, और ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा ये क्या हो गया, x हो गया। चलिए विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, विकर्ण जो है, विकर्ण का मान जो है छोटी भुजा ये हो गया, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा ये है, तो छोटी भुजा से विकर्ण क्या है 60 मीटर अधिक है, तो x में आप 60 जोड़ दीजिए, आपका ये हो गया इतना मीटर हो गया विकर्ण, इतना मीटर हो गया आपको ये छोटी भुजा। अब कहता है लंबा है, अब बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा जो ये बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, अधिक शब्द का मतलब प्लस, तो इसमें क्या है 30 मीटर जोड़ दीजिए, ये आपको तीनों निकल गया। तो अब जानते हैं जो आयत का एक विकर्ण 2 समान समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, देखिए ध्यान से, यह विकर्ण क्या करता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस पढ़े होंगे, क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस प्रमेय का प्रयोग करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर हल में
माना कि खेत की, सीधे लिखिए, खेत की छोटी भुजा x है, छोटी भुजा x है, तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर में ले लीजिए, इसको भी मीटर में ले लीजिए। और विकर्ण क्या हो गया, विकर्ण x प्लस 60 मीटर। तो चित्र से या तो चित्र से त्रिभुज किस में, ए बी सी में क्या हो रहा है, एबीसी में कोण भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ आप ये बात लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे तो चित्र से त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंब का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लंब, इसको लंब यही मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर जोड़ एक्स प्लस 30 का स्क्वायर अब बराबर एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके आगे द्विघात समीकरण में व्यक्त करके आप इसको बना सकते हैं। यानी x का मान द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का मान आप निकाल करके आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, x का मान आप यहाँ निकाल करके जो है यहाँ x का मान पुट कीजिएगा, तो ये आपकी लंबाई निकल जाएगी, ये चौड़ाई निकल जाएगी और ये विकर्ण निकल जाएगा, तीनों मान निकल जाएगा। x का मान यहाँ धनात्मक लेना, दो मान निकलेगा, यदि एक ऋणात्मक धनात्मक मान ले निकलेगा तो धनात्मक मान यहाँ संभव होगा, क्योंकि कोई भी दूरी धनात्मक होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसको कैसे बनाइएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये टूटेगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर के फार्मूला पे ये भी टूटेगा। कौन से फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से आप इसको भी कैलकुलेट कर से इस सारे कैलकुलेशन करके, यानी कि कैलकुलेशन करके आप इसको जो है द्विघात समीकरण के फार्मूला पर व्यक्त करके या गुणनखंड विधि से आप इसको निकाल कर इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए इससे आगे हम लोग अब अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। चलिए देखिए हम लोग 7 नंबर का प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं कि दो संख्याओं को वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो दो संख्या का बोध हो रहा है, यहाँ तो ना तो क्रमागत दिया है और ना तो कोई एक्सप्लेन किया गया है, ना योग के रूप में दिया है, ना अंतर दिया है, वर्गों का अंतर दिया है, सीधा अंतर नहीं दिया। ध्यान देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर ऐसे नहीं दिया है, ना क्रमागत शब्द का बोध हो रहा है, ना दो संख्याओं के अंतर दिया, दो संख्याओं के वर्गों का बोध है। तो इसका मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या, दो संख्या ज्ञात होगा तब ना हम वर्गों का अंतर का एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले अज्ञात राशि को एक्स और वाई में बदल लेते हैं। दोनों संख्या अज्ञात है, तो माना कि पहली संख्या आपका क्या हो जा रहा है, बराबर x, तथा दूसरी संख्या क्या हो रहा है, दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न क्या कहता है, वर्गों का अंतर मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या। तो पहली संख्या यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ छोटी संख्या का बोध हो रहा है, तो पहली यहाँ लिख सकते हैं पहली बड़ी संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाए, दूसरी h का मतलब छोटी हो जाता है ऑटोमेटिक, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या या बड़ी संख्या x मान ले और छोटी संख्या y भी मान सकते हैं। यहाँ हम लिख दिए पहली बड़ी संख्या x और दूसरी छोटी संख्या y, दूसरी छोटी संख्या y ले सकते हैं, या तो बड़ी संख्या x ले लीजिए और छोटी संख्या y भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर का अंतर कितना हो जाता है, 180 हो गया। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 हुआ, यानी कि जहाँ स्टेप खत्म हो जाए तो वहाँ आप समीकरण मान सकते हैं। इसीलिए क्योंकि समीकरण फिर
स्टेप खत्म का मतलब होता है यहाँ स्टेप खत्म हो गया, फिर ताकि इस स्टेप का बाद में आप उपयोग कीजिएगा। चलिए एक स्टेप यहाँ हो गया तो इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, छोटी संख्याओं का वर्ग। छोटी संख्याओं का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y है। पुनः प्रश्न क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या इसमें क्या है, छोटी संख्या। देखिए दूसरी यहां लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा। दूसरी छोटी संख्या यानी कि पहली बड़ी संख्या x हो रहा है और दूसरी छोटी संख्या y। तो पुनः प्रश्न से, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y, तो y का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है x, तो x का 8 गुना, तो 8 गुना x हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाता है, समीकरण 2। तो अब देखिए y स्क्वायर का मान लिख सकते हैं। अब y स्क्वायर, अब समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हो रहा है, देखिए समीकरण 1 क्या हो रहा है आपका, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर की जगह क्या है, वाई स्क्वायर की जगह ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर का मान क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 8x। तो 8x बराबर 180। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में है तो माइनस 180 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, अब यहाँ से आप जो है या गुणनखंड विधि हो या द्विघात समीकरण विधि हो, द्विघात समीकरण विधि यानी कि द्विघात समीकरण सूत्र विधि द्वारा आपको जिस विधि से आपको यहाँ से बन पाता है उससे बना लीजिए। और आपको इससे पहले हम जो है 3 विधि के विषय में बता चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां से लेक्चर देख करके बना सकते हैं। और चलिए इससे आगे जो आप नेक्स्ट हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। अगला जो है हम लोग जो आगे जो है इस चैप्टर को 2 पार्ट में वीडियो पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग 4 ही प्रॉब्लम के लिए, आगे नेक्स्ट जो है हम लोग जो है और लेंगे 11 प्रॉब्लम टोटल। तो अगला लेक्चर में अगला पार्ट में हम लोग लेके आएंगे इस चैप्टर को आगे बताएंगे। और ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग जो है हम आप लोगों को एक ही बात कहेंगे, आप लोग स्वयं से मेहनत करना सीखिए। स्वयं का तात्पर्य ये मतलब कहने का तात्पर्य ये नहीं होता तो खुद से मतलब टोटल विषय वस्तु को ही पढ़ना, मतलब आप जब स्टडी कीजिएगा, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तो आप जहाँ प्रॉब्लम अगर होगी आपको या प्रॉब्लम उभर के आएगी तो वहाँ आप टीचर से मदद करके, शिक्षक से मदद आप ले सकते हैं। या अभी आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से जितने भी चीज़ बताया, और जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से इससे आगे बनाने का। यदि नहीं तो इसका भी मैं रास्ता दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, आप वहाँ से जा करके देख करके कॉन्सेप्ट ले करके बना सकते हैं। यदि तो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको पूरा सॉल्व करने के बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है।